नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपको सबसे पहले बताते हैं महाराष्ट्र की ये पूरी घटना। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई के सायन अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। अस्पताल में डेड बॉडी के साथ ही कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मुंबई के सायन अस्पताल से ये तस्वीरें आई हैं। अस्पताल में डेड बॉडीज यहां पर रखी हुई हैं, साथ ही कोरोना के मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। और जिस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो वाकई में हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं अस्पताल के अंदर किस तरह से इलाज किया जा रहा है। मुंबई का सायन अस्पताल ये बताया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों का इलाज डेड बॉडीज के साथ किया जा रहा है। यहाँ मृतक ऐसे लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके शव रखे हुए हैं, जिनके साथ ही कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मुंबई के सायन अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता मुरारी सिंह। मुरारी, क्या जानकारी है आपके पास? सायन अस्पताल की तस्वीरें हैं और तस्वीरें काफी परेशान करने वाली हैं। जी बिल्कुल सही कहना है। ये तस्वीर आज सुबह की है, जब एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचा तो देखा कि वहां पर कई ऐसे डेड बॉडी पड़े हैं जो पूरी तरह से पैकिंग किया गया है, लेकिन उन्हीं पेशेंटों के पास वो बॉडी पड़ी हुई है जहां कोरोना का उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन सहित अस्पताल के जो जिम्मेदार लोग थे वो उस बॉडी को वहां से हटा दिए। लेकिन सवाल यही था कि डेड बॉडी को वहां अगर डेथ हो चुकी थी तो उसकी जगह पर वो डेड बॉडी क्यों नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि उसी वार्ड में 5 से 7 ऐसे पेशेंट है कोरोना के जो काफी सीरियस है। और ऐसे में 3 से 4 मृतक वहां पर बॉडी, और वो भी कोरोना के। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही थी। बृहन मुंबई महानगर पालिका के संज्ञान में ये वीडियो लेकिन आया है। मुरारी, यहाँ पर जो कोरोना के मरीज हैं, उन्होंने भी, उनके परिवार वालों ने भी प्रशासन से काफी शिकायत की। उनका ये कहना है कि हम लगातार ये कह रहे थे कि इस डेड बॉडी को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, ऐसे में प्रशासन इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकता है? देखिए, इस पूरे मसले पर जांच का विषय है। बीएमसी ने जांच करने के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि अस्पताल के अंदर जब इस तरीके की चीजें हुई और जब पेशेंट के पेरेंट्स ने शिकायत की, उसके बाद अगर ये ताबड़तोड़ इसके ऊपर ध्यान दिया गया होता, उस डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया रहा होता, तो शायद इतनी जो है कि किरकिरी सायन अस्पताल की नहीं हुई होती। हालांकि मुंबई के बीचों बीच अस्पताल है, बड़े पैमाने पर यहाँ कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट है, काफी लोग यहाँ पर क्वारंटाइन किए गए हैं। और इसी अस्पताल से कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना को मात देकर अपने घर को भी लौट चुके हैं। लेकिन प्रशासन यहाँ जरूर लापरवाही बरती है। देखना ही होगा कि जांच में क्या कुछ अस्पताल अपना पक्ष रख पाता है, क्योंकि जिस तरीके की चूक हुई है, ये चूक नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा लापरवाही यहाँ पर बरती गई है। अच्छा, इस घटना के बाद और जिस तरह से वीडियो वायरल हो चुका है, क्या मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जो राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनकी तरफ से कोई सफाई पेश की गई है क्या?
देखिए, अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका के जिम्मेदार जो उनके सचिव हैं महापौर के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। मराठी में वो स्टेटमेंट था, जहां तक मैं समझ पाया था कि उनमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होगी और 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आएगा। उसके बाद जो इसमें जिम्मेदार लोग होंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि यह वीडियो काफी हद तक वायरल हुआ है, लेकिन मैं अपील करती हूं कि इस तरीके की दिक्कत आगे नहीं होगी। लोगों को भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है बृहन मुंबई महानगर पालिका से। देखना ही होगा कि कल जब इस मामले में कोई रिपोर्ट दी जाती है तो राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान रखे जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्जुन गुप्ता जी। अर्जुन जी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, वायरल है सायन अस्पताल की, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। नहीं, इसमें सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोलिए, नगर पालिका बोलिए, पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह अभी और भी घटनाएं होगी। मुझे लगता है अगर सरकार को सजग नहीं हुई तो और भी घटनाएं होगी। अर्जुन जी, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री ने, वहां पर इस मुद्दे को उठाया गया क्या? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, उसमें क्या है मुझे पता नहीं, मैं दूसरे काम में था। लेकिन मैं ये जो साइन हॉस्पिटल में हुआ है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ और ये प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है? क्योंकि जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो ऐसे में लाजमी लगता है कि मरीजों की संख्या में तो इजाफा होगा। अगर डेड बॉडी वहां पर रखी हुई है, कोरोना मरीजों का इलाज भी वहीं पर हो रहा है, तो ऐसे में तो जो पॉजिटिव मामले हैं वो बढ़ेंगे ही महाराष्ट्र के अंदर। नहीं बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने तेजी से बढ़ेंगे। इसका कारण सरकार की लापरवाही है। धारावी की तस्वीरें भी लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वहां पर भी मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आए। क्या आप मानते हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर आप मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों को छूट देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है और कोरोना वायरस को लेकर उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है? सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है। सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार ये सब कामों के द्वारा केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी हमसे बातचीत करने के लिए। अर्जुन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि जानकारी पहुंचा रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उनका ये कहना है कि घोर लापरवाही है जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आंकड़ों की। जी हां, आपको बता दें कि भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मामले अब परेशान करने वाले हैं। भारत में अब तक कोरोना के 52,952 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पॉजिटिव मामलों की अगर बात की जाए तो 16,757 के पार ये आंकड़ा जा चुका है। गुजरात में पॉजिटिव मामलों की संख्या भी 6,625 पर पहुंच चुकी है और राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर 5,531 मामले सामने आ चुके हैं पॉजिटिव मरीजों के। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से लगातार कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, ये चिंता का विषय है। तो कोरोना वायरस को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा जो आंकड़े हैं ये भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर पॉजिटिव मामलों की संख्या 16,000 पार कर चुकी है। गुजरात के अंदर भी पॉजिटिव मामले लगभग 7,000 के करीब पहुंच चुके हैं और ये भी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर भी आंकड़ा 5,531 को पार कर चुका है।
और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं गुजरात से हमारे संवाददाता अभिषेक। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास फिलहाल कोरोना वायरस को लेकर गुजरात के अंदर क्या स्थिति है, और ये जो आंकड़े आ रही हैं 6,625 के करीब, इसके विषय में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जो बात करने में आए आज गुजरात की, तो गुजरात में कोरोना का कहर जारी है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने जा रही है। जो पिछले 24 घंटे की बात करने में आई आज गुजरात की, तो गुजरात में 318 केस नया दर्ज हुआ है। और इसी के साथ गुजरात में जो पिछले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, उस हिसाब से 7,13 केस दर्ज हुआ है गुजरात में। और सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद में जो 4,991 केस दर्ज हुआ है आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि जानकारी वो पहुंचा रही हैं किस प्रकार से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। महाराष्ट्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। शुभम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि महाराष्ट्र की फिलहाल क्या स्थिति है और जिस प्रकार से आंकड़े बढ़े हैं, इसको लेकर प्रशासन का, सरकार का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है और लगातार रोजाना जो मरीजों की संख्या है वो उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। और अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो अकेले मुंबई में 10,000 के पार यहाँ पर पेशेंट है कोरोना के, और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 16,000 के पास जो है वो कोरोना के पेशेंट। और अभी तक आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े आते हैं रोजाना, अभी तक आए नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या, इससे काफी भयानक स्थिति का माहौल बना हुआ है मुंबई सहित पूरे आसपास फिलहाल। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कुल 36 जिलों में से 34 जिलों में कोरोना के जो है संक्रमण, कोरोना के जो मामले अब तक आए हैं, सिर्फ 2 जिलों को छोड़कर अभी तक जो है कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे जिले हैं वो अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं। और अगर आपने जिस तरह से पूछा कि सरकार वहां पर किस तरह से महाराष्ट्र में क्या है, तो देखिए आज ही महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं उन सभी को बुलाया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में किस तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ा जाए, अर्थव्यवस्था को किस तरह से वापस पटरी पर लाया जाए, इसके बारे में चर्चा की। इस चर्चा में महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, महाराष्ट्र के तमाम बड़े मंत्री थे और मंच प्रमुख राज ठाकरे थे, जो महाराष्ट्र में एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो सभी आज मौजूद थे। और इस पर एक बाकायदा मसौदा चर्चा हुई और एक रणनीति बनाई गई कि किस तरह से आगे आगामी दिनों में महाराष्ट्र में जो अर्थव्यवस्था पटरी पर से डाउन हुई उसे वापस कैसे लौटाया जाए, इस पर चर्चा की गई है। तो लगातार जिस तरीके से ये हालात जो महाराष्ट्र में बनते जा रहे हैं, मुंबई में बनते जा रहे हैं, इस पर कहीं न कहीं एक रणनीति लगातार महाराष्ट्र सरकार, उद्धव की महाविकास आघाड़ी दिन ब दिन मसौदा तैयार कर रही है। लेकिन फिर भी अगर वाली बात रहेगी, क्योंकि मसौदा तो तैयार किया जा रहा है लेकिन उसका जमीनी असर क्या हो रहा है ये देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी राजीव तिवारी। राजीव, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री कैमरास के सामने आए थे, उन्होंने कई छूट का ऐलान भी किया। फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या ये माना जाए कि जिस प्रकार की छूट दी गई है राजधानी दिल्ली में, उसके बाद मामले और ज्यादा बढ़े हैं वहां पर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जो कुछ 2-3 दिनों के अंदर जो छूट दी गई है, यानी कि तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो छूट दी गई थी दिल्ली की जनता को, तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि आंकड़े लगभग बढ़े हैं, घटे नहीं है। क्योंकि हम आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं 5,000 से ऊपर का जो दिल्ली का आंकड़ा है वो जरूर के चौंकाने वाला है, क्योंकि 65 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है और लगभग आईसीयू के अंदर अभी 83 पेशेंट जो है वो एडमिट है और 12 के करीब वेंटिलेटर पे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, सरकार को जो छूट दी जा रही जनता को, या उसके अंदर सोचना पड़ेगा कि भी जो छूट दी गई है क्या वो वाकई में ही छूट देने लायक थी उस टाइम पे या नहीं थी। मगर हाँ, जिस तरीके से ठेकों की दुकानों पे हमने ये चीज देखी कि भाई लगातार लोग बाग निकलते चले जा रहे हैं और एक के साथ 2-2, 3-3, 4-4 निकलते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ी है। क्योंकि हर तरीके से सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि भी लोगों को रोका जाए, समझाया जाए ताकि वो अपने घरों में रहें और जरूरत की सामान के लिए ही बाहर निकले। मगर जिस तरीके से शराब की दुकानों पर लोग बाहर निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है काफी बड़ी तादाद के अंदर कुछ दिनों के अंदर और गिनती बढ़ सकती है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं कि लगातार मामले राजधानी दिल्ली में भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद कोविड-19 पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जून जुलाई में चरम पर पहुंच सकती है महामारी। और ये भी कहा गया है कि लेकिन इसमें है कई वेरिएबल्स। ये भी आपको बता दें कि मॉडलिंग के डेटा को आधार मानकर ये तमाम बातें कही गई हैं। और इस पूरे मामले में डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, कि और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से कोविड-19 पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से चेतावनी दे दी गई है, आगाह कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जून और जुलाई में चरम पर महामारी पहुंच सकती है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर राकेश ठकोरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश, हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की चेतावनी दी है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, थोड़ा आप इसे विस्तार से हमें समझाएं, हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि आखिर इसके मायने क्या हैं और क्या ये मामले अब जब बढ़ेंगे उसके बाद कितना लंबा पीरियड इसमें जाएगा। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब जो डॉक्टर एम्स के डायरेक्टर ने कहा है, उनका जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक बार हम लॉकडाउन को जब खुलेगा तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाएगी। तो ऑलरेडी जो पॉजिटिव जो कि सिम्टोमेटिक पॉजिटिव जो कि है कम्युनिटी के अंदर, वो लोग बाकी लोगों को डिजीज को ट्रांसमिट करेंगे। तो प्रोबेबली एक पीक तो आना ही है जो अभी इंडिया ने नहीं देखा है जी। वो एक पीक उनका मानना है कि मई और जून में आएगा। अगर पीक अब डिपेंड करता है कि वो कैसा रहता है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहती है तो पीक कम रहता है, नहीं रहेगी तो बाकी जो कंट्रीज में हो रहा है वैसा अपनी कंट्री में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर राकेश, लगातार सरकार के द्वारा ये बात कही जा रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जिस तरह की चेतावनी दी है डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, उसके बाद ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि इस बीमारी को लेकर और जिस तरह की महामारी है उसको लेकर पूरे जोर शोर के साथ जुटने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी बुरा वक्त आना बाकी है। बिल्कुल, ये पहली चीज तो सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक बीमारी नहीं है, महामारी है। 100 साल में जो आ रहा है वो एपिडेमिक है। तो ऐसा नहीं है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में खत्म हो जाएगा। साल 2 साल तक तो ये कम से कम पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना असर दिखाएगा जी। अगर बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना पड़ेगा। जो वही इस लड़ाई को जीत पाएगा, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स है, जो हेल्थ आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप चलते हैं। अदरवाइज जो ऐसा नहीं करता है वो पॉजिटिव होके और उसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश हमसे बातचीत करने के लिए। तो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। डॉक्टर का ये कहना है कि जून जुलाई में चरम पर पहुंच सकती है ये महामारी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि इस बीच आगरा से बड़ी खबर मिल पा रही है। यहां पर कोरोना वायरस से एक और मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 65 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। आगरा में कोरोना के चलते एक और मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 65 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कोशिश कर रही है और कोशिश इस प्रकार से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन इस बीच ऐसा होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक और मौत की खबर मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा से ये जानकारी मिल पा रही है, जहाँ पर 65 वर्षीय महिला ने
दम तोड़ा है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? एक महिला की मौत हो गई है, फिलहाल कोरोना के चलते कितने लोग संक्रमित हैं आगरा के अंदर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो आज के जो आंकड़े हैं 667 हैं कोरोना पॉजिटिव के। और अच्छी खबर ये है कि 24 जो पेशेंट थे जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक होकर के आज उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वहीं जो 65 वर्षीय जो महिला की जो मौत हुई है तो आंकड़ा जो है मौत का आंकड़ा जो 19 हो गया है। और ये महिला कल जो है आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में इसकी एडमिट कराया गया था और आज इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर इसकी मौत हो गई। अच्छा पुष्पेंद्र, ये बताइए प्रशासन कितना सजग है अगर आगरा की बात करें, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरह से वहां से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन कितना सजग है, कितने इलाकों को सैनिटाइज किया गया है और जो मरीज हैं उनको लेकर रवैया क्या है प्रशासन का? देखिए बिल्कुल सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा, आगरा में टोटल जो हॉट स्पॉट हैं वो 42 हैं, वो पूरी तरह से वहां पर सील कर दिया गया है। लगातार सैनिटाइज वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कराया जा रहा है। मगर अगर लॉकडाउन की बात की जाए, जो हॉट स्पॉट के अलावा जो एरिया हैं वहां पर कुछ लोग जो है बिना वजह निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो आगरा के लोग हैं वो पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और आगरा प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी सुधा। चलिए, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आगरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि एक और मौत यहां पर हो चुकी है। एक 65 वर्षीय महिला की मौत यहां पर हुई है। पूरे मामलों की अगर बात की जाए तो मामले लगातार यहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खुशी की बात यह भी है कि कई ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, अपने घरों की तरफ रवाना भी वो हो चुके हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक 65 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है। एक और बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यहां पर वेदर बुलेटिन जारी किया है, जिसमें पीओके के कई इलाकों को लेकर यहां वेदर बुलेटिन जारी किया गया है। ये भी आपको बता दें कि मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय का बयान भी सामने आ चुका है, जिनका ये कहना है कि ये भारत का हिस्सा है। तो पीओके के कई इलाके हैं, गिलगित की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां के लिए वेदर बुलेटिन जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से वेदर बुलेटिन जारी किया गया है। पीओके के कई इलाकों को लेकर भी वेदर बुलेटिन जारी किया गया है। और ये भी आपको बता दें कि मौसम विभाग के डायरेक्टर मृत्युंजय का ये कहना है कि इन तमाम इलाकों के लिए बुलेटिन इसलिए जारी किया गया है क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। दिलीप अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप जी, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पीओके के कुछ हिस्सों को लेकर बुलेटिन जारी किया गया है, सबसे पहले आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? जी देखिए, जारी करना किसी भी जगह का मौसम बुलेटिन उतना खास बात नहीं है। जितनी की खास बात यह है कि कहीं न कहीं इस बात पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इशारा रहा होगा, तभी मौसम विभाग ने इन 3 जगहों को जो पीओके के अंडर आती हैं उनको उनका मौसम जारी करने का फैसला लिया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो इंडिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो आगे चलकर कहाँ किधर किस करवट बैठता है, ये देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से वेदर बुलेटिन जारी किया गया है। और वेदर बुलेटिन जो है पीओके के कई हिस्सों के लिए जारी किया गया है। ये भी आपको बता दें कि मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा का कहना है कि ये भारत का हिस्सा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल, कितना सामान्य है कि मौसम विभाग वेदर बुलेटिन जारी कर रहा है और वो भी पीओके के कई हिस्सों को लेकर? देखिए, इसको 2 दृष्टिकोण से समझा जा सकता है कि भारत से ही
इस पक्ष में है कि वो देश का हिस्सा रहा है। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, कि ये वो हमारे देश का हिस्सा है, तो उस दृष्टिकोण से भी इसमें एक बुलेटिन जिसमें कि वो वाला हिस्सा भी जुड़ा हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह का उन लोगों से जो कि वंचित है इस तरह की जानकारियों से हमारी ओर से एक सेवा है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि निश्चित रूप से इस तरह की जानकारियां जनहित में, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबके लिए लाभकारी होंगी, पर वहां पर अगर हमारा हक भी बनता है तो निश्चित रूप से ये भारत का दायित्व भी है और उनका अधिकार भी है कि वो इन जानकारियों का लाभ उठाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अनिल जोशी जी हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं कि भारत में मौसम विभाग की तरफ से पीओके के कई इलाकों को लेकर वेदर बुलेटिन जारी किया गया है। मौसम विभाग के डायरेक्टर का साफ तौर से ये कहना है क्योंकि ये तमाम हिस्से भारत का हिस्सा हैं, इसीलिए वहाँ के लिए इस प्रकार का बुलेटिन जारी किया गया है। और फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।